नासरीन नादा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम महज एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सेहत से जुड़ी अहम मालूमात सिंपल लैंग्वेज में मालूम कर सकते हैं। हेल्थ और हम में आज हम बात करेंगे 40 ईयर्स के बाद हाई रिस्क प्रेगनेंसी और गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर, ताकि इस एज ग्रुप में जो प्रेगनेंसी और वुमेन हेल्थ को लेकर जो रिस्क बढ़ जाते हैं हम उस पर आज बात करेंगे, जैसे बीपी, डायबिटीज़, फाइब्रॉइड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस और फर्टिलिटी इश्यूज़। इस एपिसोड में हम जानेंगे अर्ली डायग्नोसिस, ज़रूरी टेस्ट और लेटेस्ट मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, ताकि ख़वातीन अपनी हेल्थ को लेकर सही फैसला ले सकें और सेफ इन्फॉर्म चॉइसेस कर पाएँ। इस अहम मौजू पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ आज मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद की सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर एन सरदावानी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। तो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि जो 40 इयर्स के एज के बाद में जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्टेशंस होती है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं हमें यूजुअली? ठीक है, यूजुअली 40 इयर्स, अभी आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, वुमेन और मैन जो भी है शादी लेट कर रहे, सो प्रेगनेंसी भी लेट हो रहा है। राइट। सो इन चीज़ों में जब भी अब प्रेगनेंसी और शादी जो पहले से ही प्लान करने वाले वुमेन में क्या होती है, मोर इम्पॉर्टेंटली इस एज ग्रुप में क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। फर्स्ट, अगर इफ़ यू आर टचिंग 35 से ही और 40, 35 to 40 इसी एज ग्रुप में हम बात कर रहे हैं ना, तो इसी एज ग्रुप में हम लोग पहले सबसे ज़्यादा पहले डॉक्टर को 3 months पहले ही जाके बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर देयर चांसेस ऑफ, मतलब प्रेगनेंसी होने का क्या चांसेस है, उनको हम लोग पहले टेस्ट करते। एक एमएच, दैट इज़ द बेसिक टेस्ट। इसका मतलब है कितने नंबर ऑफ अंडे है वो वुमेन को चेक करते। मेन को भी सेमेन एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल 35 इयर्स टच होते ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मोर इम्पॉर्टेंटली हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और एनीमिया। और वुमेन में क्या होती है, थोड़ा एज बढ़ते बढ़ते यूट्रस में भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि एडेनोमाइसिस और फाइब्रॉइड्स। दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन वुमेन। बट मेन में क्या हो रहा है, सीमेन एनालिसिस वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये लोग क्या है, स्ट्रेस, वर्क का स्ट्रेस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड एडिक्शंस, ये सब चीज़ों में ना इनका क्वालिटी भी बहुत कम हो रहा है। सो एज ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 35 टच होते ही प्रेगनेंसी प्लान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 40 तक कभी भी डिले नहीं करना, क्योंकि चांसेस ऑफ फर्टिलिटी विल रिड्यूस एज ऑन दे टच द 40। देन ए 40 होते ही वुमेन का क्या है, एमएच बहुत ज़्यादा कम होता, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बढ़ते 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 जाएंगे। तो फर्स्ट देन देयर चॉइसेस ऑफ फर्टिलिटी फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी बहुत ही कम होता है। देन अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है, देन दे हैव टू टेक एन ऑप्शन ऑफ IVF। सो वी से कि 35 से पहले ही प्रेगनेंसी प्लान करना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर 35 टच होते ही, देन फर्स्ट सीक वन गायनिकोलॉजिस्ट। आप गायनिकोलॉजिस्ट को एक बार दिखा लीजिए, क्या है मेरा ऑप्शंस, डिस्कस कीजिए। नेचुरल प्रेगनेंसी चांसेस है और यू वांट टू वेट, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, क्या अदर ऑप्शंस है प्रेगनेंसी प्लान करने। पहले आपको पता चलने से ना प्रेगनेंसी प्लान करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम मेडिकल कंडीशंस की ही बात कर लें, जो आपने भी मेंशन किया है कि फ़ीमेल में बाद में जो 40 इयर्स क्रॉस हो जाते हैं तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड रिस्क भी नज़र आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मेडिकल रिस्क की बात कर लें तो कौन सा ऐसे रिस्क हमें नज़र आते हैं? फर्स्ट, ये एज इज़ वेरी डेलिकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एज में मोर कॉमन इज हाइपरटेंशन, डायबिटीज। दीज आर द मोस्ट कॉमन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। रेयर कॉम्प्लिकेशंस बताए तो कभी कभी किसी को ना हार्ट का प्रॉब्लम्स होता है, कभी कभी किडनी का प्रॉब्लम्स होता है। दीज आर अदर मेडिकल कंडीशंस में ऑटो इम्यून भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होता है। सो ये कॉम्प्लिकेशंस अगर वुमेन को है, 40 टच होते प्रेगनेंसी प्लान कर रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक गायनिकोलॉजिस्ट को पहले 3 months बिफोर यू प्लान योर प्रेगनेंसी ये कॉम्प्लिकेशंस है कि नहीं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है कि नहीं, एक बार पता कीजिए। अगर है तो फर्स्ट सीक द हेल्प ऑफ गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो जनरल फिजिशियन। अगर कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि कार्डियक है, न्यूरोलॉजी है और किडनी का प्रॉब्लम है, उनसे एक बार दिखा के
आर यू फिट, मतलब आप फिट है कि नहीं प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। अगर डिजीज़ एक्टिव है उसके लिए हम लोग डिजीज़ को पहले कम करते हैं, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अगर हम वार्निंग साइंस की बात करें तो कब एक फ़ीमेल को या एक कपल को एक्शन लेना चाहिए उन साइंस के बतौर, या सिम्टम्स जो नज़र आते हैं, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो नज़र आते हैं यूजुअली? मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस एज सच की जनरलाइज्ड होता है कि अगर हाइपरटेंशन है, मोर इम्पोर्टेंट क्या, हेडेक, बार बार हेडेक होना, चिड़चिड़ापन होना, नहीं तो एंजाइटी होना, हार्ट में धड़कन दग 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 ऐसा महसूस होना, स्पीड हार्ट बीट, हाँ स्पीड हार्ट बीट होना, ये हाइपरटेंशन। अगर डायबिटीज है, फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, बार बार यूरिन जाने को मन करना, और वेजिनल, वुमेन को है तो वेजिनल इन्फेक्शंस, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, सांस फूलने में, ये सब प्रॉब्लम्स रहता। अब 40 के बाद कंसीव करना यूजुअली हर कपल, जैसे कि आपने बताया कि आज के ज़माने में आफ्टर 35 मैरिजेस आर वेरी कॉमन, तो यहाँ पे कौन से ऐसे चीज़ों का ध्यान कपल को रखना चाहिए सो दैट नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस जो है और ज़्यादा हो सके एंड जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको वो अवॉइड कर सके? नेचुरल प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल हेल्थ फिट रहना। सो फर्स्ट क्या प्रिकॉशन देना, मतलब ऑलवेज सीक द हेल्प ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट 3 months बिफोर यू प्लान। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, अगर कुछ नहीं है, सोचो कि कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उन लोगों में क्या और टेस्ट करना है, बेसिक हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, विटामिन D3, B12, ये सब टेस्ट करके, इसके साथ ही साथ एग्स का क्या पोजीशन है, यूट्रस में क्या क्या कोई और कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि फाइब्रॉइड आया और इरेगुलर ब्लीडिंग है, पॉलिप्स है, और कुछ एडेनोमाइसिस आया, और एंडोमेट्रिटिक ओवेरियन सिस्ट है, और आजकल क्या चल रहा है, PCOD का भी चल रहा है। ये सब आपको पहले से ही करना, पहले से ही चेक करवा के। अगर सोचो कि ओबेसिटी है, मोर इम्पॉर्टेंटली वेट लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब लोग क्या सोचते, खाना बंद करेंगे वेट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करना, फिटनेस, सीक द हेल्प ऑफ ये प्रॉपर मेडिकल एडवाइस। एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट को मीट कीजिए ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो जाए। एक्सरसाइज प्रॉपरली कीजिए, वेट लॉस प्रॉपर चेक करके, आपका हीमोग्लोबिन, शुगर, यूरिन, कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में नहीं है, देन चांसेस ऑफ हैविंग नेचुरल प्रेगनेंसी आर वेरी हाई when you don't have other medical complications, when you are fit in your general health for a natural pregnancy. अब 40 के बाद जब एक कपल कंसीव कर रहा है तो कौन से ऐसे टेस्ट्स है जो उन्हें करवाना मैंडेटरी होता है बिफोर कंसीविंग? मोर इम्पॉर्टेंट एक AMH मतलब आपका अंडे कितना है, वो थोड़ा बहुत बॉर्डर लाइन है तो ठीक है, बट कीपिंग इन माइंड, जैसे मैंने बताया, सिंपल हीमोग्लोबिन इज एनीमिया नहीं रहना, यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होना, एक पैप स्मीयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि वेजिनल इन्फेक्शंस, स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। अदर देन दिस विटामिन D3, B12, आपका किडनी कैसा है, आपका लिवर कैसा है, दीज आर द बेसिक हेल्थ टेस्ट फॉर यू टू गो बिफोर यू प्लान योर प्रेगनेंसी। अब जैसे कि आपने मेंशन किया है कि डायबिटीज़ जो है वो उस पर ध्यान देना है, वो एक वार्निंग साइन भी है। अब यहाँ पे अगर हम डायबिटीज़ एंड बीपी की बात करें तो ये प्रेगनेंसी पे क्या असर डालती है, इसका प्रेगनेंसी या बेबी जो कंसीव होता है उस पर क्या असर पड़ता है, उस बारे में हमें कुछ बताइए। डायबिटीज़ थोड़ा अलग है हाइपरटेंशन से। फर्स्ट विल टॉक अबाउट डायबिटीज़ में कंट्रोल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली HbA1c मतलब 3 महीने का शुगर कैसा है करके हम लोग चेक करते हैं। HbA1c लेसर देन 6 शुड बी योर प्री प्रेगनेंसी वैल्यू। अगर 6 के अंदर है तो प्रेगनेंसी, नेचुरल प्रेगनेंसी आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। अगर प्रेग्नेंट हो गई, मिसकैरेजेस का चांसेस भी कम हो जाता है। बेबी बीइंग नॉर्मल मतलब कोई भी अबनॉर्मैलिटी नहीं पैदा होता है, एंड आपका बेबी बढ़ते बढ़ते भी आपका ग्रोथ में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है, एंड नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस भी बहुत बढ़िया रहता है। मगर शुगर कंट्रोल में रहना है। मगर शुगर कभी भी आप सोचना नहीं है कि मैं खुद से कर पाऊँगी। सीक द हेल्प ऑफ ए प्रॉपर डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और नॉर्मल फिजिशियन जिसको पता है शुगर कंट्रोल कैसा करना है, वो एक चीज़ है। अगर हाइपरटेंशन है तो क्या होती, अगर पहले से ही हाइपरटेंशन बिफोर यू प्लान योर प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन कंट्रोल में रखना
बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ हाइपरटेंशन का क्या असर रहता है, एक दिल में रहता है, किडनी में रहता है, ब्रेन में रहता है, आइस में रहता है, बहुत सारी बॉडी में अंगों में साइड इफ़ेक्ट रहता। सो हाइपरटेंशन बिफोर यू प्लान योर प्रेगनेंसी, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि कंट्रोल में रहना। अगर कंट्रोल में नहीं तो चांसेस ऑफ हैविंग अबॉर्शन, ग्रोथ में, बेबी का ग्रोथ में प्रॉब्लम्स रहता, और कभी कभी ना प्री एक्लैम्प्सिया बोलते हैं, मतलब ऑर्गन डैमेज। हाइपरटेंशन के साथ ना बॉडी पार्ट्स में भी डैमेज, प्रेगनेंसी के साथ डैमेज होते, तो प्रेगनेंसी कभी कभी ऐसा चांसेस आता है मदर को बचाने के लिए प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना पड़ता है। बेबी पे कैसे भी प्री टर्म डिलीवरी, नहीं तो बेबी NICU में जाना, उसका साइड इफ़ेक्ट्स रहता है। सो ये सब बॉटम लाइन क्या है कि मतलब शुगर शुड बी वेरी मच कंट्रोल बिफोर यू प्लान योर प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन शुड बी वेरी मच कंट्रोल बिफोर यू प्लान योर प्रेगनेंसी। यहाँ पे जो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं एक फीमेल में, जैसे कि फाइब्रॉइड या सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस, तो इसका असर प्रेगनेंसी पे क्या पड़ता है, एंड वुमेन ओवरऑल हेल्थ पे भी क्या इसका असर है, उस बारे में हमें कुछ बताइए। फाइब्रॉइड्स इन प्रेगनेंसी अगर बात करें ना, छोटा मोटा फाइब्रॉइड्स अगर इस एज में रहता है, हम लोग उसका प्रेगनेंसी का ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं रहता। अगर वुमेन प्लानिंग प्रेगनेंसी है, बड़ा बड़ा फाइब्रॉइड्स है, मतलब 5 सेंटीमीटर्स के ऊपर है तो फाइब्रॉइड्स हम बोलते हैं, पहला आपको उसको ध्यान दीजिए। एंडोमेट्रियम जो भी है, अगर कभी कभी फाइब्रॉइड्स के साथ एंडोमेट्रियम के अंदर भी पॉलिप्स रहता है, सो अगर ऐसा कुछ है कि नहीं पहले चेक करवा लीजिए। छोटा है कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी में कोई असर नहीं रहता, अबॉर्शन भी नहीं होता, बेबी का ग्रोथ पे भी कोई असर नहीं रहता। मगर बड़ा है तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कि वो निकलना है, बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिव, अब लैप्रोस्कोपी आ रहा है, माइमेक्टमी मतलब फाइब्रॉइड लैप्रोस्कोपी से निकलना, वो ऑपरेशन पहले करवा दीजिए, देन प्लान योर प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे 40+ एज ग्रुप में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो कितना ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वुमेन हेल्थ पर, उस बारे में हमें कुछ बताइए आप। 40 ईयर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है इरेगुलर ब्लीडिंग और एक्सेसिव ब्लीडिंग। बहुत ज़्यादा वुमेन ना उसको नज़रअंदाज करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि छोटे मोटे हार्मोनल इम्बैलेंस फिर भी ठीक है, मगर कभी कभी ये छोटा प्रॉब्लम सोचते दे विल एंड अप इन प्री कैंसरस और कैंसरस लेशन। इस उम्र में फर्स्ट आपको पहले डॉक्टर को दिखाना 2 चीज़ों में, अगर पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, दीज आर द फर्स्ट 2 साइंस। और ब्लीडिंग हर महीना आने के बाद भी बीच बीच में ब्लीडिंग दिखना, ये 3 चीज़ों में फर्स्ट आपको डॉक्टर को दिखा लीजिए क्या प्रॉब्लम हो रहा, क्यों हो रहा। हार्मोन का प्रॉब्लम है तो उसको कैसे करेक्ट करना। कभी कभी ओबेसिटी से रिलेटेड हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उससे सिंपल वेट लॉस होने से भी प्रॉब्लम कम होता। कभी कभी डायबिटीज़ ओबेसिटी दोनों मिल के आते। सो ये प्रॉब्लम्स अब प्रॉपर एक बार बेसिक अल्ट्रासाउंड, बेसिक पैप स्मीयर, ये 2 चीज़ों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं पता चल जाता। अगर हार्मोन पता चले, सिंपल हीमोग्लोबिन और थायराइड एंड विटामिन D3, ये 3 चीज़ टेस्ट करने से आपका बहुत प्रॉब्लम्स पता चल जाता है। यहाँ पे अगर हम कपल्स का एक चीज़ देखें तो कई सारे ऐसे कपल्स हैं जो अर्ली एज में अपने एग्स को जो है स्टोर करते हैं एंड देन 40 इयर्स के बाद में उसे यूज़ करते हैं। सो इज़ इट सेफ, या ये कितना ज़्यादा एक हेल्पफुल साबित होता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है या नेगेटिव, उस बारे में हमें कुछ बताइए। सी अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है, राइट, क्या एग्स स्टोर करना, राइट, ओके। सो दिस इज वन ऑप्शन लेफ्ट फॉर द वुमेन, किसको, उन लोगों को कैरियर ओरिएंटेड वुमेन है जो शादी जल्दी नहीं करना चाहते हैं, बच्चे को लेट प्लान करना चाहते हैं, यंग एज में, इवन ये चॉइस 30 इयर्स में भी करे तो भी अच्छा, क्योंकि यंग जितना यंग है उतना ज़्यादा अच्छा रहता। लेट है थोड़ा ओल्ड एग से ज़्यादा कि यंग एग बहुत ज़्यादा गुड रिजल्ट्स एंड गुड एग्स है। अब यहाँ पे कंसीव करने के बाद में कई लोगों का डाउट ये भी होता है कि आफ्टर 40 नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या हमें सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा। एज का कोई रिलेशन नहीं है, नॉर्मल हो सी सेक्शन हो, ओनली थिंग इज गुड हेल्दी मदर, गुड हेल्दी बेबी, देन नो इंडिकेशन।
अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लें कि 40 इयर्स में फर्स्ट बेबी कंसीव हो गया है, तो कितने साल बाद वापस से जब सेकंड बेबी का प्लान करेंगे तो कितना एज गैप मेंटेन रखना पड़ेगा एंड कैसे प्लान करना पड़ेगा, 40 years उस बारे में हमें बताइए। 40 years itself is very late. राइट। सो आइडियली यंग को क्या बोलते हैं, यंग जैसे कि 30 इयर्स के अंदर है तो हम लोग मिनिमम 2 इयर्स, ये 2 इयर्स का गैप किस लिए, अगर गैप किस लिए सोचे तो कितना गैप रखना है 40 इयर्स में पता चलता, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या है, एक बच्चे को पेट में पाला एंड डिलीवरी हुआ एंड उसके बाद बच्चे को फीडिंग दिया, ये 3 चीज़ों में वुमेन का क्या हेल्थ जा रहा है, बेसिकली न्यूट्रिशन, मदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन लॉस एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी, इन सब चीज़ों में ना वुमेन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इसलिए ये रिकवरी टाइम 2 साल रखा है। अगर आप 40 इयर्स में कंसीव करना, कंसेप्शन ही डिले करना चाहते हैं, देन उसके बाद भी 1.5 ईयर में और नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने में बट वो भी जल्दी नहीं होता है, मगर फिर भी आपको हेल्थ को ध्यान रखा हुए 1 to 1.5 ईयर इज़ आइडियल टाइम। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं हमारे व्यूअर्स से ये कहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी ये कहा है कि 40 प्लस के बाद जब आप कंसीव करते हो तो जो कॉम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा अगर आप प्रिकॉशनरी चीज़ें मेंटेन कर ले। एक चीज़ तो मैं यहाँ पे हर व्यूअर से ये कहूँगी कि 40 प्लस के बाद बॉडी ही इतनी ज़्यादा गिव अप कर देती है कि कई सारे चीज़ों के लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है, एंड ऐसे टाइम पर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो जो प्रिकॉशनरी टर्म्स है उन्हें आप बिल्कुल फॉलो करें। एंड मेरी अगर माने तो कपल्स जो भी इस एज में प्लान करना चाह रहे हैं, मेरी अगर सलाह माने या डॉक्टर जो कह रहे हैं उसकी अगर सलाह माने तो आप अर्ली एज जो है आपका 35 के अंदर, उसके अंदर आप प्लान कर सकते हैं सो दैट आपका बेबी भी सेफ रहे एंड आप लोग भी एक हेल्दी ज़िंदगी जी सकें। अब यहाँ पे अगर हम फीमेल हेल्थ की बात करें फॉर IVF या जो भी रिप्रोडक्टिव टर्म्स होते हैं, एडिशनल जो चीज़ें होते हैं, वो सारे वुमेन हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा सेफ साबित होते हैं एंड कितने अनसेफ होते हैं फॉर स्पेशली 40 प्लस एज ग्रुप्स? ऐसा एज का कुछ नहीं है। अगर IVF बोले तो बहुत ज़्यादा हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं, उसका यंग एज से 40 इयर्स तक कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहता ही रहता है, मगर बहुत ही मिनिमल है, क्योंकि खाली वो साइकिल के लिए हार्मोनल इंजेक्शन है, उसी साइकिल में पूरा बॉडी में वो एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट मंथ में शी इज़ लाइक नॉर्मल, ज़्यादा हार्मोनल इन्फ्लुएंस नहीं होता है। मगर रिपीटेड IVF साइकिल्स मतलब 1 2 3 ऐसा 6 तक देने से देन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस फॉर द मदर एंड ऑल्सो फॉर द एग्स, नहीं तो ओवेरियन कैंसर, ये सब रिस्क होना रहता है। मगर एक साइकिल 2 साइकिल में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है, मगर मोर देन 6 साइकिल्स है तो रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर बढ़ता है। अब मेनोपॉज जो होता है उसके आसपास अगर प्रेगनेंसी प्लान्ड हो तो कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस को कपल्स को जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेना चाहिए? सेम प्रिकॉशंस कि 40 इयर्स में जो मैंने बताया, शुगर, BP, थायराइड, नहीं तो हार्ट का हेल्थ। 50 इयर्स में क्या है, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, ये सब जो 40 में नहीं है 50 में आते हैं, एडिशनल रिस्क बोलते हैं उसको। रिसेंटली हमने एक लेडी को, 48 ईयर लेडी को हमने हमारी हॉस्पिटल में डिलीवर किया है। उनका एक रिस्क ऑफ स्ट्रोक था, मतलब ब्रेन में जो क्लॉट होके हिस्ट्री ऑफ पैरालिसिस था, मगर वो लेडी ने रिकवर करके उसको बच्चा चाहिए था, सो उसको IVF गई और उसके बाद से एंड जो प्रिकॉशंस फिर से जैसा कि हमने उसको बताया कि ब्रेन में पैरालिसिस स्ट्रोक है, ये वाला स्ट्रोक ना प्रेगनेंसी में और बढ़ जाती है, मगर उनके लिए एक स्पेशल दवाई रहता है ताकि वो प्रेगनेंसी में और बाद में भी पैरालिसिस स्ट्रोक फिर से वापस नहीं आने का। ऐसा कि एक एग्जाम्पल है बोलने का, मगर ऐसा कुछ है तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। तो इसलिए कि ये सब नहीं है करके 50 इयर्स में प्लान करना कि थिंक योर ऑप्शंस, कि सच में प्रेग्नेंट होना है तो इसके साथ जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है वो याद रख के प्लान करना, 1। नहीं तो क्या अदर ऑप्शंस है मेरे लिए, जैसे कि अगर मेडिकली आप अनफिट हो, यू विल हैव एन ऑप्शन ऑफ सैरोगेसी, वो भी एक चॉइस देख लेना।
यहाँ पे अगर हम बेबी की स्क्रीनिंग की बात करें तो इस एज में स्पेशली जो 40 प्लस है, बेबी की स्क्रीनिंग में कौन से टेस्ट जो है मैंडेटरी उन्हें करवाना चाहिए सो दैट बेबी की हेल्दी डिलीवरी हो सके? ठीक है, सी जैसे कि 40 इयर्स को हो 20 इयर्स का हो, स्क्रीनिंग इज सेम। हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट में मदर के लिए एंड प्रेग्नेंट के लिए, जैसे कि मदर के लिए हम लोग जैसे कि बोला है हीमोग्लोबिन, शुगर, बीपी, थायराइड, दीज आर द बेसिक हेल्थ टेस्ट फॉर द मदर। जैसे कि बेबी का हो, देर आर 4 बेसिक हेल्थ टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट इज की वायबिलिटी, मतलब जो अल्ट्रासाउंड में बेबी का हार्ट बीट ऐसा है कि नहीं कि वो प्रेग्नेंट होते ही पता चलेगा। दूसरा है एंटी स्कैन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन है जिसमें ना 2 चीज़ पता चल जाता। इसमें एक फिजिकल में बेबी हेल्थ कैसा है एट 12 to 13 वीक्स के एज में, बेबी ग्रोथ कैसा है एक, दूसरा उसकी अबनॉर्मेलिटीज है कि नहीं पता चल जाता। और इसके साथ ही साथ हम लोग अगर 35 इयर्स के बाद NIPT एक टेस्ट बोलते एंड डबल मार्कर टेस्ट बोलते। ये 2 टेस्ट में क्या पता चलता, मतलब बेबी को जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज जैसे कि डाउन सिंड्रोम अबनॉर्मेलिटी है कि नहीं। दूसरा क्या पता चलता, ये प्रेगनेंसी में पूरा हाइपरटेंशन होने का चांसेस है कि नहीं मदर को, एंड ऑल्सो इसके साथ बेबी का ग्रोथ में कुछ इफेक्ट होने वाला। ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा और एक टेस्ट है टीफा बोलते। टीफा मतलब बेबी का अंग वाइकल है कि नहीं। ये स्कैन कब करते, हम 18 to 22 वीक्स के बीच में करते। इसके साथ हम लोग और एक टेस्ट करते, ग्रोथ अबनॉर्मेलिटीज। ये 4 टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है बेबी के लिए। एंड इसके साथ जब ये 4 नॉर्मल है एंड मदर इज़ हेल्दी, देन चांसेस ऑफ हैविंग नॉर्मल डिलीवरी आर ऑल्सो फेयर। यहाँ पे जो लाइफस्टाइल रूटीन होती है, एक्सरसाइजेस ले लीजिए आप या प्रॉपर डाइट ले लीजिए, इसका 40 प्लस एज ग्रुप में यूजुअली 40 इयर्स तक आए तक कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफस्टाइल में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डाइट पर फोकस नहीं हो पाता है, एक्सरसाइज के लिए बॉडी ड्रेन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर ये सारी चीज़ें वो लोग लाइफस्टाइल में वापस से लेकर आए तो प्रेगनेंसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस पर? सी healthy lifestyle modification is more important for any age group. 40 की ज़रूरत नहीं, even if they are planning as early as 45 minutes of regular physical activity at least 5 days in a week, that's a basic thing. Good sleep, fertility के लिए more important is good sleep. Don't underestimate sleep, because जो स्लीप में रिकवरी हार्मोन्स होता है, मेलेटिन हार्मोन होती है, रीजनरेटिव हार्मोन्स होता है, वो सब स्लीप में होता है। स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स सब कुछ कम हो जाता है, देन चांसेस ऑफ हैविंग फर्टिलिटी विल बी मोर। सो एक्सरसाइज, स्लीप, विटामिन D3, हीमोग्लोबिन करेक्शन, ऑल दीज आर गुड डाइट। अब आजकल क्या है, जंक खाना बहुत फैशन हो गया। जो भी है घर में थोड़ा बहुत कुक कीजिए, स्टिक टू योर हेल्दी डाइट, add some nutritious fruits, vegetables, nuts. These are the basic health. And addictions बिल्कुल नहीं, जैसे कि वुमेन हो और आदमी हो, दोनों स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एडिक्शंस, दोनों ये सब नहीं लेने से चांसेस ऑफ हैविंग प्रेगनेंसी विल बी वेरी हाई फॉर एनी एज। अब यहाँ पे और एक सवाल ये उठता है कि मेंटल हेल्थ जो है एक लेडी का, स्पेशली 40 के बाद जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, तो स्पेशली इस मोमेंट पे, जैसे स्टार्टिंग में आपने भी मेंशन किया है कि एंग्शियस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स इसमें बहुत ज़्यादा आता है। तो क्यों इतना ज़रूरी है कि हम मेंटल हेल्थ को एंड जो मैनेजमेंट ऑप्शंस है हमारा, उसको इतना ज़्यादा केयर लेने की क्या ज़रूरत है? सी मेंटल हेल्थ को कभी भी हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं करना। राइट। जैसे कि फिजिकली जब फिट हो ठीक है, मेंटली अनफिट है तो प्रेगनेंसी को कैसे कैरी करोगे? सो यू शुड बी इन स्टेबल माइंड एंड फॉर दैट मेंटल केयर व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज फिजिकली मदर विल बी कैरिंग, मदर जो बेबी को कैरी करते हैं वो एक है। दूसरा, फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल वेलबींग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे शुड मैनेज देयर प्रेगनेंसी, they should manage their house, they should manage their office, they should manage their cooking, all those things. ये सब ना state of mental health should be very stable. इसका support more important है. Husband role is very important in carrying a
गुड मेंटल हेल्थ एंड फैमिली को सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम मेंटल हेल्थ को ना बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। डिलीवरी होते ही जो बेबी का केयर के लिए ये फैमिली सपोर्ट नहीं आए तो ना वुमेन को ना साइकोसिस मतलब पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। बिकॉज अगर पहले से ही हम ये चीज़ों को ध्यान रख के करेक्ट करके सपोर्ट देने से ना ये डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होता है। अब एज एन एक्सपर्ट आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सो दैट 40 के बाद जब वो कंसीव करें तो कौन से प्रिकॉशनरी आइटम्स उन्हें फॉलो करना है, कौन से लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, वो एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। मोर इम्पॉर्टेंट, कभी भी आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं 3 months बिफोर यू प्लान योर प्रेगनेंसी नज़दीक में कोई भी एक गायनेकोलॉजिस्ट जाके पहले मिल लेना। हस्बैंड के साथ ही साथ वुमेन का भी मेडिकल चेकअप, पूरा हेल्थ चेकअप, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड है कि नहीं, हाइपरटेंशन है कि नहीं, हस्बैंड का सीमेन कैसा है, और जो बेसिक हेल्थ प्रोफाइल जो डॉक्टर चेक करता है पहला चेक कीजिए। वेट को प्रॉपरली मैनेज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, गुड स्लीप, डाइट, नो एडिक्शंस, all these if you manage properly, chances of having a healthy baby and baby outcome will be more than good. थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। एंड ये 40 इयर्स के बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि आपने बताया है कि बहुत एक मेन प्रॉब्लम ये है कि लेट जो मैरिजेस होते हैं उस वजह से ही ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बट आपने जो ये अवेयरनेस एंड ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, आई होप हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लेजर इज माय। आज के एपिसोड में हमने जाना कि 40 इयर्स के बाद जो प्रेगनेंसी एंड गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर अवेयरनेस और टाइमली केयर कितनी ज़रूरी होती है। सही डायग्नोसिस, रेगुलर चेकअप्स और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ हाई रिस्क प्रेगनेंसी को भी सेफ बनाया जा सकता है। याद रखिए, एज सिर्फ एक नंबर है। सही इन्फॉर्मेशन और केयर से हेल्दी मदरहुड और वुमेन्स हेल्थ पॉसिबल होती है। हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, सवाल पूछिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ और हम दोनों साथ साथ चलते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।